नमस्कार दोस्तों। तो चलिए एक बार फिर से आ चुके हैं आप लोगों के लिए टीएसबी क्लासेस के माध्यम से लेकर के हैं एनसीईआरटी का चैप्टर 5 का जो हमारा शासक और इमारतें चल रही थी उसका हमने लेक्चर फर्स्ट देख लिया था जो कि सैटरडे को हुआ था। और आज हम लोग लेक्चर सेकंड देखेंगे। उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि विभिन्न प्रकार की स्थापत्य कला का जो हम लोगों ने नमूना देखा था। बहुत सारे शासक आए, शासकों ने बहुत सारी इमारतों का निर्माण करवाया। उन इमारतों में आपकी कुछ मंदिर थे और हौज हो गया, मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, एक प्रकार की ये आपकी थी। और उसके अलावा जो आपके और सारे जो मंदिर निर्माण करवाए गए, मंदिरों को निर्माण करवा करके उनकी स्थापत्य कला के माध्यम से उसका प्रचार प्रसार करवाया गया। तो एक बार सब लोग पहले क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्लास में ज्वाइन कर सकें। तो पुनः हम लोग आज इसी चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे कि मंदिरों को आखिरकार इन लोगों ने नष्ट किस तरीके से किया, नष्ट क्यों किया गया मंदिरों को। क्योंकि समय समय पर मंदिरों का निर्माण होता रहा और मंदिरों को नष्ट भी किया गया लोगों के द्वारा। अब इन मंदिरों में नष्ट करने में किन किन लोगों का हाथ था, किन कारणों से मंदिरों को नष्ट किया गया, तीन सारी चीज़ों को हम लोग इसमें पढ़ेंगे। अब राजा जो मंदिरों का निर्माण करवाते थे अपने वर्चस्व को दिखाने के लिए, कि अपने आप को दिखाने के लिए कि हम कितने शक्तिशाली हैं, अपनी शक्तिशालिता को दिखाने के लिए ये लोग परस्पर मंदिरों में बहुत सारी धन संपदा रखते थे और बहुत सारी धन भी यहाँ पर एकत्रित हुआ करता था। तो जैसे जैसे यहाँ पर धन संपदा एकत्रित हो रही है तो अब नए नए जो लोग आएंगे ये लोग क्या करेंगे कि मंदिरों को तोड़ने का प्रयास करेंगे। तो मंदिरों को आखिरकार नष्ट क्यों किया जाता था, तो इसके पीछे का एक बहुत बड़ा कारण है कि यहाँ पर बहुत सारे पैसे यहाँ पर हुआ करते थे, बहुत ज्यादा रुपए पैसा मंदिरों में होता था। राजा मंदिरों का निर्माण अपनी शक्ति, धन संपदा और ईश्वर के प्रति निष्ठा के प्रदर्शन हेतु करवाते थे। ऐसे में यह बात आश्चर्यजनक नहीं लगती है कि जब उन्होंने एक दूसरे के राज्य पर आक्रमण किया तो उन्होंने प्रायः ऐसे ही मंदिरों को तोड़ने का प्रावधान बनाया जिन मंदिरों में बहुत ही ज्यादा धन संपदा आपको प्राप्त होती है। जब आप मोहम्मद गौरी की बात करते हैं तो मोहम्मद गौरी के बारे में हम देखते हैं कि वो यहाँ पर आकर के विभिन्न प्रकार के मंदिरों को तोड़ करके अपना शासन बनाया था। जैसे कि सबसे बड़ा आक्रमण उसका जब 17वां आक्रमण करता है 1125 ईस्वी में, जो कि आपका सोमनाथ मंदिर को तोड़ता है। तो सोमनाथ मंदिर को उसने लूटा। उसके पहले जब हम गौरी के बारे में देखते हैं तो जब हम बात करते हैं गुजरात के शासक शासिका थी नायिका देवी। नायिका देवी ने मोहम्मद गौरी को गठबंधन करके इस तरीके से हराया था कि दोबारा से वह सिंध के रास्ते से नहीं वापस आया था। नायिका देवी के पश्चात फिर बाद में आप देखते हैं बहुत सारे जो विदेशी शासक आए, विदेशी राजा आए, तो विदेशी राजाओं ने यहाँ पर बहुत सारे मंदिरों को नष्ट किया। हेलो सच्चिदानंद जी, तो आप लोग क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए सबके पास। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप लोग कर लीजिएगा। तो आगे इसमें देखते कि मंदिरों को किस तरीके से ये लोग नष्ट करते थे, किस तरीके से यहाँ पर इन लोगों ने आगे मंदिरों का निर्माण करवाया। तो जो जो शासक यहाँ पर आते थे जब हम इसके बारे में देखते हैं कि आखिरकार ये जो मंदिर थे, जो आपके नए नए आक्रमणकारी आते थे, आक्रमणकारियों ने परस्पर मंदिरों पर ही निशाना साधा और मंदिरों को इन्होंने निशाना बनाया और वहीं पर ये लोग आक्रमण करना प्रारंभ कर दिए। तो प्रायः ये लोग मंदिरों में ही निशाना बनाते। जब हम 9वीं शताब्दी के आरंभ में पांड्य शासकों की बात करते हैं, पांड्य राजा श्रीमार के बारे में जब हम जानते हैं, श्रीमार श्री वल्लभ ने श्रीलंका पर आक्रमण किया था और राजा सेन प्रथम ने, जब हम राज सेन प्रथम की बात करते हैं 831 से 851 के बीच में, उसको पराजित कर दिया था। पांड्य शासक, जब हम पल्लव राजाओं की बात करते हैं तो जब पल्लव शासन की बात आती है तो सबसे पहले उनकी स्थापत्य कला के बारे में हम लोग जानते हैं। और उसके बाद उसके विषय में बौद्ध भिक्षु हुआ इतिहासकार, जिसमें धम्मकीर्ति, बौद्ध भिक्षु और इतिहासकार कौन थे? धम्मकीर्ति।
धर्मकीर्ति ने लिखा है कि सारी बहुमूल्य चीजों को वह ले गया। जो राजा था वह सारी बहुमूल्य चीजों को ले गया। रत्न महल में रखी स्वर्ण की बनी बुद्ध की मूर्ति और विभिन्न मठों में रखी सोने की प्रतिमाओं, इन सभी को उसने जब्त कर लिया। अब यहाँ पर धम्मकीर्ति जो है, बौद्ध भिक्षु है, वह लिखता है जो राजा श्री वल्लभ है, श्री वल्लभ के बारे में, कि जब उसने आक्रमण किया तो आक्रमण करने के पश्चात जो गौतम बुद्ध की सोने की मूर्ति थी और यहाँ पर विभिन्न प्रकार की जो मुद्राएं थी, उनको भी ये लोग अपने साथ ही लूट करके ले गए। उसके अलावा सिंघली शासक के आत्माभिमान, जो आपके सिंघली शासक थे, उनके आत्माभिमान को इसने जो आघात लगाया था उसका बदला लिया जाना लाभान्वित था। जो आपके सिंघली शासक थे उनके आत्मविश्वास को इन्होंने जिस तरीके से तोड़ा उसका उन्होंने बदला लिया और वो पूरी प्रकार से आपका जो उनके आत्मविश्वास को पूरी तरीके से तोड़ करके रख दिया श्री वल्लभ ने। उसके बारे में आगे सर जब देखते हैं तो उसमें हम आगे देखते हैं कि उसने अपने सेनापति जो सेन शासक था, सेन द्वितीय ने अपने सेनापति को पांड्यों की राजधानी मदुरई पर आक्रमण करने का आदेश दिया। मदुरई में विभिन्न प्रकार के बौद्ध स्थल हमको प्राप्त होते हैं और बहुत सारे मंदिर भी मदुरई में हमको मिलते हैं। संगम समितियां, जो आपकी प्रारंभ के संगम समितियों की बात करते हैं तो वो भी आपकी मदुरई में ही संपन्न होती हैं। बौद्ध इतिहासकार ने लिखा है कि इस अभियान में बुद्ध की स्वर्ण मूर्ति को ढूंढ निकालने तथा वापस लाने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किया गया। इसी तरीके से जब हम 11वीं शताब्दी के आरंभ में बात करते हैं, इसी तरह से 11वीं शताब्दी के आरंभ में जब चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने अपनी राजधानी में शिव मंदिर का निर्माण करवाया था, तो इसी तरीके से जब 11वीं शताब्दी में आरंभ में जब चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने अपनी राजधानी में शिव मंदिर का निर्माण करवाया तो उसने पराजित शासकों से जब्त की गई उत्कृष्ट प्रतिमाओं से इसे भर दिया। जैसे जैसे उसने यहाँ पर राजाओं को इसने पराजित किया, उन राजाओं को हरा करके उनसे प्राप्त प्रतिमाओं को इस मंदिर में उसने भर दिया। एक अधूरी सूची में जो चीजें सम्मिलित हैं उसमें जो चालुक्यों से प्राप्त सूर्यपीठिका थी, एक गणेश की मूर्ति थी तथा दुर्ग की कई मूर्तियां थी तथा पूर्वी चालुक्यों से प्राप्त नंदी मूर्ति थी। उसके अलावा उड़ीसा में कलिंग से प्राप्त भैरव मूर्ति थी। भैरव क्या है? शिव जी का ही एक रूप है तथा भैरवी की एक प्रतिमा। और बंगाल में पालों से इसको काली मूर्ति प्राप्त हुई थी। उसके आगे हम लोग अगर देखें तो इसमें जो आपके गजनी के सुल्तान के बारे में जब हम बात करते हैं तो महमूद गजनवी की जब बात करते हैं, गजनी का सुल्तान महमूद राजेंद्र प्रथम का समकालीन था। जो आपका गजनी का सुल्तान था महमूद राजेंद्र प्रथम का समकालीन माना जाता है। उसने अपने अभियानों के दौरान पराजित राजाओं के मंदिरों को अपवित्र किया तथा उनसे धन और मूर्तियों को लूट करके ले गया। जैसे ही महमूद गजनवी आता है तो यहां से विभिन्न प्रकार की मूर्तियों को लूट करके ले जाता है और यहां पर अभियानों के दौरान राजाओं को जिन जिन को हराता है, उस समय सुल्तान महमूद कोई बहुत महत्वपूर्ण खास शासक नहीं था, लेकिन मंदिरों को नष्ट करके खास तौर पर सोमनाथ मंदिर तथा उसने एक महान योद्धा के रूप करने का प्रयास किया। जब इसने महमूद गजनवी ने यहां पर प्रायः 17 बार आक्रमण करता है और जो 17 बार आक्रमण करता है तो उसमें से आपके यहां पर जो 1027 ईस्वी में सोमनाथ में जब यह आक्रमण करता है तो यह आक्रमण इसका बहुत ही महत्वपूर्ण आक्रमण माना जाता है। उसके अलावा मध्ययुगीन राजनीतिक संस्कृति में ज्यादातर शासक अपने राजनीतिक बल व सैनिक सफलता का प्रदर्शन पराजित शासकों के उपासना स्थलों पर आक्रमण करके उन्हें लूट लिया करते थे।
अब जैसे कि मंदिर है, मस्जिद है, इन जगहों पर ये लोग आक्रमण करके उनको लूट लेते थे, ताकि मंदिरों में ही जो शासक होते थे अपनी धन संपदा को लगाने का कार्य किया करते थे। वहीं पर अधिकतर धन संपदा ये लोग लगाते थे। उसके बाद जो बाग बनाए गए, मकबरे और किले, उनका जिस तरीके से निर्माण करवाया गया उसके बारे में जब हम जानते हैं तो मुगलों के अधीन वास्तुकला और अधिक जटिल हो गई। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और विशेष रूप से शाहजहां साहित्य कला और वास्तुकला जब ये बाग बनवाते थे तो चार बाग नाम से, आप बहुत सारी स्थानों को जानते होंगे, क्या नाम से? चार बाग नाम से। चार बाग का निर्माण ये लोग करवाने लगे थे। आगे हम इसमें अगर देखते हैं, इन सब चीजों के निर्माण में बहुत सारे व्यक्तिगत रुचि लेने लगे और ये लोग अपनी आत्मकथा में बाबर ने औपचारिक बागों की योजना और उनके बनाने में अपनी रुचि का वर्णन किया है। जब ये अपनी आत्मकथाएं लिखते थे तो अपनी आत्मकथाओं में ये लोग अपने इंटरेस्ट के बारे में लिखते थे, जिन जिन चीजों पर इनको बहुत ज्यादा रुचि होती थी। अक्सर वे बाग दीवारों से घिरे होते थे तथा कृत्रिम नहरों द्वारा चार भागों में विभाजित आयताकार अहातों में स्थित थे। इन्हीं को हम चार बाग नाम से जानते हैं। इनको चारों तरफ से बागों से, चारों तरफ से इनको दीवारों से घेर दिया जाता था और बीच में बाग का निर्माण करवाया जाता था। यहां पर आप देख सकते हैं कि ये चारों तरफ इसमें नहरें दी गई हैं और इसके बीच बीच में ये बाग यहां पर लगे हुए हैं। आगे अगर इसमें देखा जाए, चार समान हिस्सों में बटे होने के कारण ये चार बाग कहलाते थे। क्या कहलाते थे? चार बाग। और इनके निर्माण के बारे में बाबर ने अपनी आत्मकथा में, बाबरनामा में, उसने उन चीजों का वर्णन किया है। चार बाग बनाने की परंपरा अकबर के समय में चालू होती है और सर्वाधिक सुंदर चार बाग हमको कश्मीर में प्राप्त होते हैं। जो सबसे ज्यादा सुंदर कश्मीर, आगरा और दिल्ली में प्राप्त होते हैं। यहां पर जहांगीर और शाहजहां के द्वारा इन बगीचों का निर्माण करवाया। अकबर के शासनकाल में कई तरह की महत्वपूर्ण वास्तुकलात्मक रचनाएं बनवाई गई। किस प्रकार के आपके वास्तुकलात्मक नवाचार हुए, इनकी जो प्रेरणा अकबर के वास्तुशिल्पियों ने उसके मध्य एशियाई पूर्वज तैमूर के मकबरे, जब हम तैमूर के मकबरों की बात करते हैं तो तैमूर के मकबरों में हम जब देखते हैं कि अकबर के शासनकाल में कई तरह के महत्वपूर्ण वास्तुकलात्मक नवाचार हुए, नई नई चीजों का निर्माण किया जाने लगा। इनकी प्रेरणा अकबर के वास्तुशिल्पियों ने उसके मध्य एशिया पूर्वज तैमूर के मकबरों से ली। हुमायूं के मकबरे में सबसे पहली बार दिखने वाला केंद्रीय गुंबद और ऊंचा मेहराबदार प्रवेश द्वार मुगल वास्तुकला के महत्वपूर्ण रूप बन गए। प्रारंभ में ये लोग किसी प्रकार का गुंबद निर्माण नहीं करवाते थे, सपाट छत होती थी। जब सपाट छत रहती थी, उसके अलावा गुंबद इनको कहां से प्राप्त होने लगे हैं, तो गुंबद के बारे में जब हम देखते हैं तो गुंबद हमको मिलते हैं तैमूर की कब्र में, तैमूर की मकबरे में, और वहीं से प्रथम बार यहां पर भारत में गुंबद का प्रयोग किया गया किसी मकबरे में, तो वो थी आपकी हुमायूं की मकबरा। और इसमें मेहराबदार प्रवेश द्वार बनाए गए। क्या? आपकी मेहराबदार। और मेहराबदार प्रवेश द्वार को क्या बोलते थे? पिस्तक बोलते थे। यह मकबरा एक विशाल औपचारिक चार बाग के मध्य में स्थित था। चारों तरफ इसके बाग बगीचे स्थित थे और यह बाग बीच में ही स्थित था। और
इसका निर्माण 8 स्वर्णों तथा हस्तविहिस्त की परंपरा में हुआ था। किस परंपरा में हुआ था? तो हस्तविहिस्त परंपरा में हुआ था, जिसमें हस्तविहिस्त क्या होता है? 8 स्वर्ण वाला, कि जिसमें एक केंद्रीय कक्ष होता है, 8 कमरों से घिरा होता है, और इस इमारत का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ था तथा इसके किनारे पर सफेद संगमरमर से बने थे। जो इसके किनारे थे उनका निर्माण सफेद संगमरमर से करवाया गया था। आगे इसमें ये आपका हुमायूं का मकबरा है। हुमायूं के मकबरे को जब आप देखते हैं तो प्रथम बार जब भारत में इसका निर्माण होता है तो पहली बार गुंबद का प्रयोग हमको यहीं पर मिलता है। ये गुंबद, और इसको हम मेहराब बोलते हैं। क्या है? ये आपका मेहराब है। उसके अलावा यह पूरी तरीके से बलुआ पत्थर से निर्माण किया गया है और इसके किनारों में संगमरमर का प्रयोग किया गया है। आगे हम इसमें देखते हैं कि दिल्ली में दीवाने आम में सिंहासन का छज्जा, इसका निर्माण कब करवाया गया था? तो 1684 में पूरा किया गया था। इसको आप देख सकते हैं। इसमें हम देखेंगे कि शाहजहां के शासनकाल के दौरान मुगल वास्तुकला के विभिन्न तत्व एक विशाल सद्भावनापूर्ण संश्लेषण में मिला दिए गए। जहां शाहजहां के शासन में अनवरत निर्माण काल चलते रहे, विशेष रूप से आगरा और दिल्ली में। जब शाहजहां का टाइम पीरियड हम देखते हैं तो इसके टाइम पीरियड में बहुत सारे किलों का निर्माण करवाया गया, बहुत सारी इमारतों का निर्माण करवाया गया, और विशेष रूप से यह आपके दिल्ली और आगरा में इन चीजों का निर्माण करवाया गया। सार्वजनिक और व्यक्तिगत सभा हेतु समारोहों कक्ष का, जो आपके समारोह कक्ष होते थे उनको दीवाने खास बोला जाता था, और दीवाने आम की योजना बहुत सावधानी पूर्वक बनाई जाती थी। जो आपके दीवाने खास थे, दीवाने आम थे, इनको बहुत ही सावधानी पूर्वक बनाया जाता था। एक विशाल आंगन में स्थित ये दरबार किस पद्धति में होते थे? तो चिहिल सुतुन अथवा 40 खंभों के सभा भवन भी कहलाते थे। चिहिल सुतुन इनको बोला जाता था, जो कि 40 खंभों से इनको निर्माण किया जाता था। शाहजहां के बारे में जब हम देखते हैं तो शाहजहां में जब हम बात करते हैं, शाहजहां के सभा भवन विशेष रूप से
जी। ये जुड़े हुए हैं, 8-9 लड़के जुड़े हैं। चालू करें सर? जा रही है आवाज की नहीं? आवाज एक बार कमेंट सेक्शन में आप सभी लोग बताइए कि आवाज आपको आ रही है। चलिए, अच्छा, चलिए कोई बात। चलिए हम इसमें देखते हैं कि जब शाहजहां ने अपने दरबार का निर्माण करवाया था, तो उसके दरबार में जो विभिन्न प्रकार के, जी राजीव सिंह जी, ठीक है। तो हम जब इसमें देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के आपके शासक जो हुए हैं, विभिन्न प्रकार के आपके शासकों ने अपने आप को ईश्वर के समान बताने का प्रयास किया। ये किबला की तरफ अपना अपना सिंहासन लगवाते थे ताकि जो लोग बैठे वो पश्चिम की तरफ मुख करके बैठे, ताकि उनको ईश्वर के रूप में माने। आगे हम देखते हैं कि शाहजहां ने दिल्ली के लाल किला के अपने नवनिर्मित दरबार में न्याय और शाही दरबार के अंतः संबंध पर बहुत बल दिया। बादशाह के सिंहासन के पीछे पितरादूरा पितरादूरा के जड़ाऊ काम की एक श्रृंखला बनाई गई, जिसमें पौराणिक यूनानी देवता आर्फियस को वीणा बजाते हुए चित्रित किया गया। अब ये यहाँ पर पितराबूड़ा क्या है? पितराबूड़ा एक प्रकार की आपकी कला होती है, उसकी एक श्रृंखला बनाई गई पितराबूड़ा की, जो कि आपके यूनानी देवता थे आर्फियस। आर्फियस को वीणा बजाते हुए माना गया। वो इसलिए मनाया गया था आर्फियस को, क्योंकि आर्फियस संगीत, जो आक्रामक हम बात करते हैं, जब हम आर्फियस के बारे में जब बात करते हैं, तो संगीत जो आपके जानवर होते हैं, जानवरों को भी शांत कर सकता था। तो आर्फियस को जब हम बात करते हैं, तो आखिरकार क्यों इसको वीणा बजाते हुए उसमें दिखाया गया? क्योंकि संगीत के माध्यम से जानवरों को भी शांत किया जा सकता है और वे शांतिपूर्वक एक दूसरे के साथ रह सकते हैं। शाहजहां के सर्वाधिक जो सभा भवनों का निर्माण करवाता है, जिस प्रकार के उसने सभा भवन का निर्माण करवाया, तो जो उसके सभा भवन होते थे उनमें न्याय करते समय राजा ऊंचे और निम्न सभी लोग नीचे बैठते थे और उनके साथ समान व्यवहार करते थे और सभी सद्भाव के साथ रह सके। अब यहाँ पर शाहजहां के जो दरबार थे उसमें केवल राजा का स्थान ऊंचे पे लगाया जाता था, उसके अलावा और सब लोगों के जो सिंहासन होते थे वो सबके एक समान होते थे, ताकि सब लोग एक साथ रहे, बीच में उनके किसी भी प्रकार की वैमनस्य की भावना ना आए। जब हम शासन के बारे में बात करते हैं, तो शासन के आरंभिक वर्षों में शाहजहां की राजधानी आगरा थी। जब हम आरंभिक वर्षों की बात करते हैं, तो शाहजहां की आरंभिक राजधानी क्या थी? आगरा थी। इस शहर में विशिष्ट वर्गों ने अपने घरों का निर्माण यमुना नदी के तटों पर करवाया था। इनका निर्माण 4 बाग की रचना के ही समान औपचारिक बागों के बीच में हुआ था। 4 बाग की योजना के अंतर्गत ही अन्य तरह के बाग भी थे, जिन्हें इतिहासकार नंदी तट बाग कहते थे। नदी तट बाग क्या कहा जाता था? नदी तट बाग। 4 बाग तो आपको पता है कि चारों तरफ से जहां पर उसको दीवारों से घेरा जाता था और बीच में नहरों के माध्यम से उनको डिवाइड कर दिया जाता था, उनको हम 4 बाग नाम से जानते हैं। और उसके अलावा भी जो यहाँ पर बाग निर्मित थे, तो उनको हम जानते हैं नदी तट बाग। इस तरह के बाग में निवास स्थान
चार बाग के बीच में स्थित न होकर के नदी तटों के पास, जो नदी होते थे, तट होते थे, उनके पास बिल्कुल किनारे पर होता था। उनके पास में बिल्कुल किनारे इनका निर्माण करवाया जाता था। उसके अलावा जब हम देखते हैं तो शाहजहां ने अपने शासन की भव्यता, जो शाहजहां के शासनकाल की भव्यता थी, यहां पर आपको ताजमहल दिखाई दे रहा होगा, आगरा में स्थित ताजमहल, जिसका निर्माण 1643 में हुआ था। और निर्माण कब स्टार्ट किया गया था, तो इसकी जब हम बात करते हैं तो 1632 ईस्वी में इसका निर्माण प्रारंभ करवाया गया था। शाहजहां ने अपने शासन की भव्यता और वास्तुकलात्मक उपलब्धि को ताजमहल के नक्शे में नदी तट बाग की योजना अपनाई। यहाँ सफेद संगमरमर का मकबरा नदी के तट पर एक चबूतरे पर तथा बाग इसके दक्षिण में बनाया गया था। नदी पर सभी अभिजातों की पहुंच पर नियंत्रण हेतु शाहजहां ने इस वास्तुकलात्मक रूप को विकसित किया। दिल्ली में शाहजहानाबाद में उसने जो एक नया शहर निर्मित करवाया, उसमें शाही महल नदी पर स्थित था। कहां पर, जो आपकी साहिल नदी, जो आपकी शाही महल नदी उस पर स्थित था। उसके अलावा जब हम देखते हैं दिल्ली के शाहजहानाबाद में, वहां पर एक नए नगर का निर्माण करवाया गया। उसके अलावा जब हम बात करते हैं तो केवल विशिष्ट कृपा प्राप्त अभिजातों, जैसे कि उसके बड़े बेटों, अब यहां पर जो आपका अभिजात वर्ग आया है, अभिजात वर्ग वो होते थे जो आपके उच्च वर्ग के लोग होते थे, वो अभिजात वर्ग होते थे। तो यहां पर कुछ अभिजातों को विशिष्ट कृपा प्राप्त थी, जैसे कि जो उसका बड़ा बेटा दारा सिकोह था, उसको दारा सिकोह यमुना नदी पर ही जाकर के वहां पर बैठ सकता था। कुछ लोगों को ही वहां पर जाने का अधिकार था, उसके अलावा सभी लोगों को वहां पर जाने का अधिकार प्राप्त नहीं था। यहां पर आप देख सकते हैं ताजमहल, जैसे कि यहां पर आपका निर्मित है ये नक्शा। यहां पर आप लोग आगरा में जो नदी तट बाग का यहां पर एक चित्र दिया गया है, इसके माध्यम से हम देख सकते हैं किस तरीके से नदी के किनारे स्थित करवाए गए थे भवन। अब ये आपकी यमुना नदी, यहां से ये यमुना नदी जा रही है और इसके आसपास ये बागों का निर्माण करवाया गया है। यहाँ पर अभिजात वर्गों के लोगों ने अपने घर बनवा रखे हैं। उसके अलावा ताजमहल का निर्माण यहाँ पर करवाया गया है, ये आपका ताजमहल है। और नीचे आपके शाहजहानाबाद, जो आपका दिल्ली में स्थित है, शाहजहानाबाद का वर्णन किया गया है। नीचे आप जब देखते हैं तो यहाँ पर शाहजहानाबाद के बारे में बताया गया है, जो आपका शाहजहानाबाद यमुना नदी के किनारे दिल्ली में एक नए नगर की स्थापना करवाई गई थी। इसका निर्माण यह आपका 1850 का शाहजहानाबाद का नक्शा यहाँ पर दिखाया गया है। और यह जब हम देखते हैं 1850 के टाइम पीरियड पर, तो यह बहुत ज्यादा आबादी वाला क्षेत्र हो जाता है। लाल किले की बात करते हैं तो यहाँ पर लाल किला स्थित था। उसके अलावा जो जामा मस्जिद में जाने के लिए मुख्य मार्ग, तो ये लाल किले से जब आप इधर से जाते हैं तो ये मुख्य मार्ग आपके जामा मस्जिद में जाने के लिए यहाँ पर बनाई गई थी। आगे हम इसमें देखते हैं केवल दारा सिकोह को पहुंच मिली थी, अन्य सभी को अपने घरों का निर्माण यमुना नदी से दूर शहर पर करवाना पड़ता था। अभी जो हमने आपको बताया कि कुछ ही लोग होते थे जो कि नदी किनारे अपना निर्माण करवाते थे, अभिजात वर्ग के लोग, बाकी लोगों को नदी के किनारे अपना घर निर्माण करवाने का आदेश नहीं प्राप्त था। ये आपकी आगरा की बात की जा रही है।
आगे इसमें देखा जाए जो इनके क्षेत्र और साम्राज्य का विकास किया गया 8वीं व 18वीं शताब्दी के बीच में, जब हम निर्माण संबंधी गतिविधियों की बात करते हैं, जब हम इनके निर्माणों के बारे में बात करते हैं, तो विभिन्न क्षेत्रों के बीच विचारों का पर्याप्त आदान प्रदान हुआ। जब हम 8वीं से 18वीं शताब्दी में देखते हैं तो बहुत सारी कलाकृतियां, शैलाकृतियों का निर्माण किया गया और इस क्षेत्र में उदाहरण के लिए विजयनगर में राजाओं की गजशालाओं, जहां पर हाथी रहा करते थे, गजशालाओं पर बीजापुर और गोलकुंडा जैसी आसपास की सल्तनतों की वास्तुकलात्मक शैली का बहुत प्रभाव पड़ा। अब एक दूसरे के जहां पर जो देखते थे उन शैली का निर्माण परस्पर यहां पर करवाया गया और सारे लोग, जैसे कि विजयनगर साम्राज्य की बात किया जाए तो बीजापुर और गोलकुंडा की सल्तनतों का, उनकी गजशालाओं का वर्णन यहां पर मिल जाता है। और जब हम मथुरा के निकट स्थित वृंदावन में बने मंदिरों की वास्तुकलात्मक शैली फतेहपुर सीकरी के मुगल महलों से मिलती जुलती है। जब हम देखते हैं वृंदावन के मंदिरों की शैली, तो वृंदावन के मंदिरों की शैली से मिलती जुलती फतेहपुर सीकरी में वैसी ही वास्तुकलात्मक शैली हमको प्राप्त होती है। विशाल साम्राज्यों के निर्माण में विभिन्न क्षेत्रों को उनके शासक के अधीन ला दिया गया। इससे कलात्मक रूपों व वास्तुकलात्मक शैलियों में धूमिल हो जाने के बाद भी उसमें आश्रय विकसित। अब जैसे यहां पर आप लोग विभिन्न प्रकार की शैलियों को देख रहे हैं, ये आपकी फतेहपुर सीकरी में स्थित शैली ही आपकी जोधाबाई महल, फतेहपुर सीकरी के जोधाबाई महल के छत के विस्तार को संभालते हुए ये जो आपके खंभे दिखाई दे रहे हैं वृंदावन में स्थित मंदिरों से मिलते जुलते हैं। 18वीं शताब्दी से मुगल साम्राज्य शासकों की सत्ता से धूमिल हो जाने के बाद भी उनके आश्रय में विकसित वास्तुकलात्मक शैली निरंतर प्रयोग में रही तथा अन्य शासकों ने जब भी स्वयं के राज्य स्थापित करने के प्रयास किए यह शैली अपनाई। विभिन्न प्रकार के जो शासक आपके आए, शासकों ने मुगल शैली को अपनाया और मुगल शैली को अपना करके उसी के अनुसार अपनी वास्तुकला का निर्माण करवाया। इन पिलर में आप देख सकते हैं विभिन्न प्रकार की कलाकृतियों का निर्माण करवाया गया है। और जब 12वीं शताब्दी में फ्रांस के आरंभिक भवनों की तुलना हम करते हैं तो यह बहुत ऊंचे ऊंचे चर्चों का निर्माण करवाया जाता था। उसके पश्चात जो आपका ये 6वां चैप्टर होगा, यह आपका शासक और इमारतें। हमने इसमें विभिन्न प्रकार की इमारतों के बारे में, ताजमहल हो गया, लाल किला हो गया, इन सारी इमारतों का अध्ययन किया। अब ये आपके नगर, व्यापारी और शिल्पी जन, आखिरकार किस प्रकार के आपके नगर स्थापित थे और कौन कौन व्यापारी होते थे और शिल्पजन, जो शिल्पजन हुआ करते थे, उन सारे लोगों ने यहाँ पर जो नए नए शहरों को बसाया और वहाँ पर व्यापार किया, उसके बारे में हम लोग कल की क्लास में अध्ययन करेंगे। आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। चलिए कल की क्लास में एक नए चैप्टर के साथ आप लोगों से मिलते हैं, नगर, व्यापारी और शिल्पी जन।